गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने लास्ट ग्रेविटेशन में न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल जो लॉ था, यूनिवर्सल लॉ, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और फिर हमने जो कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला और उसकी यूनिट के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, ग्रेविटेशन चैप्टर का टॉपिक है हमारा फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, हमें पता है कि क्या नाम है, जो अर्थ है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, विद द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ क्या, कोई भी इस यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये हमने कल भी पढ़ा था। तो हमारे पास क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है। जैसे हम फ्री फॉल पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो ये अर्थ है और कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका मास मान लो आपके पास m है। ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है अर्थ की तरफ अगर गिरता है, ठीक है, ये अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो ये अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा जो फोर्स है वो इसके ऊपर नहीं एक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट है, एयर आपके पास है, तो एयर जो है वो भी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है, जो कि रेजिस्टिव फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो अगर हम उस फोर्स को नेग्लेक्ट करें, अगर उस फोर्स को नेग्लेक्ट करके चले, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही फोर्स हो, और वो भी कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो और वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होगा। क्या होता है फ्री फॉल ऑब्जेक्ट? कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। तो इफ एन ऑब्जेक्ट fall towards earth due to gravitational force of earth only। ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की तरफ गिर रहा है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, तो उस ऑब्जेक्ट को हम इज कॉल्ड फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा दूसरा कोई फोर्स नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आता है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? देखिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है मोशन वाले चैप्टर में कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम,
तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आता है टाइम के साथ में, तो हम कहते हैं कि उसका जो मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग तो होता ही है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आना। ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसमें चेंज आ रहा है। अब जैसे देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट हमने ऊपर से फेंका है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है, तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा इसकी जो स्पीड है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो इस ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलरेशन होगा, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इस वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन होगा, तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा जी। जी जो यहाँ पर है इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे आगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस in a free fall object due to gravitational force of earth is called acceleration due to gravity। ठीक है, इसको हम स्मॉल जी से लिखते हैं, और स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग प्लेनेट के लिए अलग अलग होती है, सभी के लिए सेम नहीं होती है। ठीक है, आगे 11th क्लास में हम जाएंगे तब पढ़ेंगे कि जो जी की वैल्यू हो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कि हाइट के साथ क्या उसके ऊपर इफेक्ट होता है, जब हम डेप्थ में जाते हैं अर्थ के तो ग्रेविटी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है। तो अभी हमारे 9th क्लास तक सिर्फ ये टॉपिक है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए फ्री फॉल ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से, तो इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अर्थ। अर्थ के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, और अलग अलग प्लैनेट्स के लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है, तो डिफर करती है अलग अलग वैल्यू। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एक्सप्रेशन फॉर या एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए आपको एक्सप्रेशन देना है। इस जी के लिए हमें एक डेरिवेशन जो है, एक मैथमेटिकली एक इक्वेशन जो बनेगी वो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए ये हमारे पास जो है दिस इज़ अर्थ, तो ये हमने जो है एक हमारी जो अर्थ है उसको कंसिडर किया, ये अर्थ का सेंटर है। ठीक है, तो ये अर्थ का सेंटर है हमारे पास, और अर्थ के सरफेस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा है, ये इसका सेंटर है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है दैट इज़ स्मॉल m, और यहाँ पर जो अर्थ की रेडियस है, तो ये जो रेडियस है हमारे पास दैट इज़ r,
ठीक है। तो अर्थ की रेडियस और इसका सेंटर लगभग नियरली बराबर सा है, तो यहाँ पर आपके पास ये रेडियस हो गई अर्थ की। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रखा है उसकी जो डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स द सेंटर इधर होगी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन आपके पास ये है, और अर्थ का जो मास है कैपिटल M हमने मान लिया। ठीक है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ ने फोर्स जो लगा रखा है, तो बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने कल पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ जो ग्रेविटेशन का, तो उससे क्या आया था, जो फोर्स आता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दैट इज इक्वल टू जी मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो अर्थ का मास m, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट मास दूसरे ऑब्जेक्ट का स्मॉल m, अपॉन में दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर। अर्थ का जो सेंटर है और इससे इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है दैट इज r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है। वी नो दैट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ऑल्सो मास इनटू में एक्सेलरेशन, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो उसका एक्सेलरेशन होगा, तो जो a है उसकी वैल्यू कितनी होगी g, तो हम जो फोर्स है उस फोर्स को क्या लिखेंगे, स्मॉल m इनटू में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है। ये जो दोनों फोर्स आए हैं ये अर्थ के द्वारा लगाए गए हैं, ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उससे अर्थ ने कितना फोर्स लगा रखा है, और ये जो दूसरा हमने निकाला है ये फोर्स का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो ये दोनों इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स है, तो यहाँ पर दोनों जो इक्वेशन है हमारे पास फोर्स के लिए है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है फोर्स है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो हमारे पास mg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो g है दैट इज इक्वल टू, तो g की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्मॉल g के लिए फॉर्मूला आएगा, जहाँ पर आपके पास जो g है कैपिटल G है, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। कैपिटल M जो है दिस इज मास ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, और जो कैपिटल R है दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की जो रेडियस है इसकी वैल्यू 6400 किलोमीटर होती है, मीटर में चेंज करेंगे हम तो ये 6400 मल्टीप्लाई बाई 1000 मीटर, मतलब ये हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। ठीक है। और जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G है इसकी वैल्यू भी हमने लिखी थी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ है इसको अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में R स्क्वायर, तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई मास जो है 6 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, तो रेडियस जो आई है वो आपके पास
64 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई 64 इंटू 10⁵। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास जो जी की वैल्यू आएगी दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी की जो है वैल्यू आएगी हमारे पास स्मॉल जी की। ओके, तो यहाँ हमने जो स्मॉल जी है उसके लिए एक्सप्रेशन देना है, एक डेरिवेशन हमें देना है। तो एक बता देते हैं दोबारा से। अर्थ है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, अर्थ की रेडियस आर है। ओके, इसके सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास क्या है, एम है। तो यहाँ पर जो आपके पास फोर्स होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी अर्थ, वो फोर्स कितना आएगा। तो फॉर्मूला कल हमने पढ़ा था, जो फॉर्मूला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का वो हमने कल किया था। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट अपॉन में उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। तो कैपिटल G मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट अर्थ है तो उसका मास m है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो इस फॉर्मूले से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिया। फोर्स का फॉर्मूला दूसरा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू जी ए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू जी, तो एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी। ठीक है, एम जी जो होता है इस ऑब्जेक्ट का वेट भी है, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ ने जो है कितना फोर्स लगा रखा है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। तो आगे हम पढ़ेंगे वेट के बारे में। तो एफ इज इक्वल टू एम जी, एम जी ये जो है यही वेट का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हमने दोनों फॉर्मूले से फोर्स निकाला है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी फोर्स, ये जो लॉ था उससे, और ये जो है हमने जनरल फॉर्मूले से। दोनों फोर्स इक्वल हैं तो यहाँ से हम इन दोनों को बराबर रखेंगे, तो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास g जो बचेगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में r स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू कांस्टेंट होती है सभी के लिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m जो है मास ऑफ अर्थ, r जो है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो थी ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे रख दी है। तो यहाँ रखने से आपके पास जो है फाइनल जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए वैल्यू निकालने के लिए, डेरिवेशन उसका जो निकालने के लिए पूरा टॉपिक क्लियर। तो ये हमारे पास आज के टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा फ्री फॉल क्या होता है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्री फॉल जो ऑब्जेक्ट है वो कितने एक्सेलरेशन से अर्थ की तरफ गिरता है, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं 9.8 जो आपके पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमने जो निकाला यहाँ पर एक्सप्रेशन हमने निकाला है, तो इस एक्सप्रेशन को हमने पढ़ लिया किस तरीके से कितना आएगा, और ये हमने वैल्यू निकाली है। तो ये जो है आपके पास वैल्यू ऑफ जी है। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो आपके पास इतनी है। ठीक है, कल हम इसमें पढ़ेंगे मास और वेट दोनों क्या होते हैं, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, स्मॉल जी कैपिटल जी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और जो मोशन है ऑब्जेक्ट का अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या नीचे की तरफ फेंकते हैं तो मोशन की जो इक्वेशन है उनको हम किस तरीके से लिखेंगे, और फिर आपका वेट जो है किसी ऑब्जेक्ट का वो मून पर कितना होता है, मून की ग्रेविटी क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हमारे बचे हुए हैं, तो अगले वीडियो में हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको यहाँ तक इसमें पढ़ना है और इसको नोट करना है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नोट कर रखा है तो अच्छा है, नहीं कर रखा है तो उसको नोट कर लेना। दोबारा से अब इसको क्लासरूम में नहीं करवाया जाएगा, बार बार से आपको बताया जा रहा है, क्योंकि अब बार बार से टॉपिक्स दोबारा से क्लास में नहीं होंगे। तो अपना अच्छे से इस टॉपिक को कवर करेंगे।